आधी रात बीतने के बावजूद शलभ की आंखों में नींद नहीं थी। शादी के घर में आधी तो क्या, पूरी पूरी रात जागरण हो जाता है। फिर मई की चढ़ती गर्मी, ऊपर से बिजली बिना घर, शोरगुल हो ही रहा था। थोड़ी ही देर में ढोलक की थाप के साथ ही बंसी सा मधुर स्वर गूंजा। अरे सुन बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। शलभ ने नजदीक लेटे संजय की ओर देखा। वो आंखें नीचे पड़ा था, आंखें अलसाई थी। ढोलक की थाप ने नींद उच्चा दी थी। संजय, कौन गा रहा है ये? बहुत मीठा स्वर है। भाभी की चचेरी बहन रानो और मेरी भतीजी सुधा गा रही है। रानो गजलें बहुत अच्छी गाती है। आई कहाँ से है? हमीरपुर से। रानो की शादी हो चुकी है क्या? नहीं, एक तो मात्र इंटर तक पढ़ी है। दूसरे बहन बहनोई के पास कुछ लेने देने को नहीं है। क्या माँ बाप नहीं है? नहीं, कोई नहीं है, ना भाई ना अन्य कोई। एकमात्र बड़ी बहन रामेश्वरी के ऊपर निर्भर है। जब ये छोटी ही थी तभी माँ बाप मर गए थे। गाना इतना मधुर था कि शलभ का मन बार बार उधर ही खिंच रहा था। शलभ बड़े भाई की ससुराल आया था भाभी की बहन की शादी पर। भैया अगर बीमार न होते तो वो न आता। उसकी 2 माह की छुट्टियां चल रही थी, लिहाजा न चाहते हुए भी उसे आना पड़ा था। एक तो प्रचंड गर्मी, ऊपर से बिना बिजली का देहात। यहाँ आकर वो पछता रहा था। कहाँ घर में सारे साधन, कहाँ ये पुख्ता कस्बा। अब नींद शलभ की आंखों से कोसों दूर थी। नीचे से दूसरे गीत के बोल सुनाई पड़ रहे थे। लेकिन लड़ियां थरथराती ऊपर आ रही थी। तनिक ठहरो तो बाबूजी, डोला। बन्नी करे पुकार, बन्नी मेरी लाडली। तभी किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। एकाएक ढोलक की थाप और गीत का स्वर थम गया। भाभी की बहन जिसकी शादी हो रही थी, भाव आवेश में आकर माँ की गोद में सिर डाले फूट फूट कर रो रही थी। तभी रामेश्वरी बोली, आग लगे तेरे गीत गानों में रानो, तुझे कब अकल आएगी? क्यों गा रही है बन्नी? देखती नहीं इसके बोल बच्चे से कलेजे में लगते हैं। लो तुम भी हद करती हो रामेश्वरी, तुम्ही सबने तो जबरन उससे गवाया, अब ऊपर से उसे डांट रही हो। बन्नी तो होती ही है ऐसी। कोई दूसरी बोली, जिया पर आजकल की पढ़ी लिखी सयानी लड़कियां कहाँ रोती हैं इतना, खुशी खुशी डोली में चढ़कर बैठ जाती हैं। पर उमा तो 15 दिन से रो रही है, उसमें रानो का क्या दोष भला? उसे वैसे ही डांट रही हो। क्या करूं जिया, जब मन फुरता है तो ऐसी ही डांट देती हूँ, फिर बाद में भले ही पछता लेती हूँ। 2 साल हो गए जब दरवाजे से बारात लौट गई। ये लड़की मुझे दुश्मन सी दिखती है। ऐसे ग्रह लेकर जन्मी है कि होते ही तो माँ बाप सिरा गए। एक बड़ा भाई था, वो भी नहीं रहा। मैं ले आई तो यहाँ भी इसके ग्रहों ने रंग दिखाया। 3 बेटियों के बाद बेटे का मुंह देख पाई हूँ। अब 4 लड़कियों की चिंता खाई जा रही है। जैसे तैसे दुजिया वर जुटा पाए थे कि वे भी दहेज के पीछे भाग हुए थे। तब से कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। तो इसमें रानो का क्या दोष? यही तो इसकी नियति है ना? अरे धत, किसके कब दिन फिर जाए। रूप और गुण में तो नंबर 1 है तुम्हारी बहन। देखो अब मैं तलाश में रहूंगी अच्छे लड़कों की। रानो अपने आंसू पोंछती हुई ऊपर चली गई। संजय ने रानो के ऊपर आने की पच्चाक सुन ली थी। भाभी की बहन के रिश्ते से वो उसकी साली लगती थी, इससे वो दिन रात उसे चिढ़ाता रहता था। उसे देखते ही वो पलटकर बोला, आओ रानो मेरे पास बैठो, लाओ मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं। बेचारी के आंसू पोंछने वाला ही कोई नहीं है। संजय ने झटके से उसका हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया। झटके के कारण रानो उसके ऊपर जा गिरी। तभी वह हड़बड़ाकर संभल कर बैठ गई। फिर रोमांसी स्वर में बोली, मुझे नहीं अच्छा लगता संजय बाबू, ऐसा मजाक मुझसे मत किया करो। कोई देख ले तो क्या कहे? सही कहेगा, जीजा साली में ठिठोली चल रही है। वो उठने लगी तो संजय ने फिर हाथ पकड़कर बैठा लिया। अरे बैठो ना जरा, कहकर वो सलग की ओर इशारा करता हुआ बोला, इन्हें पहचानती हो? हाँ, बड़ी दीदी के देवर हैं, कहकर उसने हाथ जोड़कर नमस्ते की तो शलभ ने हाथ जोड़ दिए। सुना है आप गजलें बहुत अच्छा गाती हैं। ये संजय बाबू से ही सुना होगा, मैं तो बस यूं ही थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। स्वर बहुत मीठा है आपका, कल जरूर सुनूंगा। और ये रो भी बहुत अच्छा लेती है, देखा ना तुमने? संजय ने फिर कुरेदा। अब जिसकी नियति में रोना ही लिखा है वो तो रोएगा ही।
हंसेगा कहाँ से। रानू की आंखें फिर भर आई, शलभ का अंतर कसक उठा। संजय फिर बोला, अरे रानू, कुदरत ने थोड़ी गलती ही तो कर दी। अगर तुम मुझसे 3 साल बड़ी ना होती तो यकीन मानो तुम्हें हंसाने को जबरन ब्याह लाता या फिर भगा ले जाता। हटो संजय, क्या तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि कोई बैठा है चाहे जैसा मजाक कर बैठते हो। अच्छा चलो, अब ये बताओ तुमने बीए क्यों नहीं किया? घर में ही तो बैठी रहती हो। कहाँ से कर लूं? किताबों और फीस के लिए ढेरों रुपए चाहिए और फिर पढ़ाई के लिए समय भी। क्या तुम्हारे बहनोई इतना भी नहीं कर सकते? संजय के स्वर में व्यंग था। मेरे बहनोई ने तो बहुत कुछ कर दिया, पाल पोस कर इंटर तक पढ़ा दिया। अब अपने बच्चों को भी तो देखेंगे। कोई लखपति तो है नहीं और एक लालची दूजिया के साथ फेरे भी दिलवा रहे थे। वो तो देखो संजय, फिर तुम जिसके लिए मैं इधर आई वही। आगे के शब्द वो नहीं कह पाई। साड़ी में मुंह छिपाकर रो पड़ी। शलभ अब तक चुपचाप सुन रहा था, जब नहीं रहा गया तो बोल पड़ा, क्या यार तुम भी जरा समय तो देखा करो। दुखी इंसान को और दुख देना क्या मजाक है? अरे शलभ, इसका बात बात पर रोना देखकर मजा आता है। हाँ हाँ, किसी का घर जले और कोई कहे ताप लेने को, कहती हुई रानू उठकर चल दी। रानू को गए लगभग 1 घंटा हो गया था। शलभ को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे पानी पीने की इच्छा हुई। वो नीचे गया। आंगन के उस पार घड़े भरे रखे थे। कुछ औरतें फर्श पर सो रही थी। रानू भभकती पेट्रोमोरिक्स उठा रही थी। शलभ को देखते ही शायद वो समझ गई कि वो पानी पीने आया है। पेट्रोमैक्स उठाते उठाते उसके हाथ रुक गए। मुड़कर देखती हुई बोली, क्या पानी पियेंगे आप? तभी गैस का भभका उठा और हवा का झोंका रानू पर से गुजरता चला गया। नायलॉन की साड़ी का लंबा पल्लू कब उड़कर लॉक से छू गया रानू देख न पाई। पर शलभ दम भर चीख कर दौड़ा। आग आग लग गई। तभी सबकी नजरें उधर ही उठ गई। सारी औरतें हड़बड़ाकर चीख पुकार मचाती दौड़ी, साड़ी उतार फेंको, साड़ी उतार फेंको। सब चीख पड़े पर जैसे वो सुन ही नहीं रही थी। शलभ ने विवेक से काम लिया। उसने लपक कर साड़ी झटक कर दूर फेंक दी। रानू हड़बड़ाई सी देखती खड़ी रह गई, क्योंकि देखते ही देखते साड़ी राख के ढेर में बदल गई थी। सहसा जैसे उसे चेत आया। सब उसे घेरे पूछ रहे थे कि वो कहीं जली तो नहीं, पर रानू तो काट सी सुन्न हो गई थी। शलभ को ख्याल आया कि वो हाथ से पल्लू की आग बुझा रही थी, सो आगे बढ़कर वो उसकी हथेलियां उलटता पलटता बोला, शुक्र है हथेलियां बच गई। तभी मानो रानू की चेतना लौटी। वो पेटीकोट ब्लाउज में खुद को देखकर शर्म से गड़सी गई और हाथ छुड़ाकर कमरे में घुस गई। भैया, आज तुमने एक अनहोनी बचा ली। सच, अगर तुम न आते तो हम सब तो कुछ कर ही ना पाते। दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि क्या करे। रानू की जान बचाकर हम सबको भी भारी कलंक से बचा लिया, नहीं तो क्या होता। कोर्ट कचहरी पुलिस सब रंग में भंग। अरे उषा, तेरे देवर ने आज इस घर की लाज रख ली, वरना आज मुंह दिखाने लायक ना रहते। भाभी के आगे माँ से लेकर सारी औरतें शलभ की तारीफ कर रही थी। ऊपर से मर्द भी नीचे उतर आए थे। सभी शलभ की सूझबूझ की तारीफ कर रहे थे। शलभ पानी पीकर ऊपर आ गया। नीचे वही चर्चा हो रही थी। रानू कमरे में से बाहर ही नहीं निकली थी। इधर शलभ के सामने बार बार रानू का सांच में ढला तन तथा घबराया बौखलाया चेहरा नाच रहा था। दूसरे दिन यही चर्चा बाहर तक फैल चुकी थी, पर रानू पता नहीं क्यों शलभ का शुक्रिया अदा करने तक नहीं आई। शलभ अनमना सा बैठक में पड़ा था। अरे अभी सोए नहीं क्या? संजय बैठक में घुसते ही बोला, नहीं अभी नहीं। हाँ एक बात बताओ, रानू कैसी है? हाथ तो नहीं जले उसके? बिल्कुल ठीक है। फिर वो आई क्यों नहीं? उसने तो शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मैं तो इसी फिक्र में था कि वो बहुत शर्मीली है, बिना साड़ी के तुम्हारे सामने खड़ी रही थी, सो शर्म के मारे मरी जा रही है। तुम्हारी बातें करते करते कई बार रोमांचित हो गई। कह रही थी कि वे ना बचाते तो साड़ी के साथ मैं भी खाक हो जाती।
आना चाह कर भी आ नहीं पा रही है, पर हाँ तुम खुद ही चलकर पूछ लो ना, यहाँ बेकार में बोर हो रहे हो। छोटी दीदी सहित घर की सारी लड़कियां हैं वहाँ, उसी से पूछिएगा कि शुक्रिया अदा करने क्यों नहीं आई और दंड में गजले भी सुन लेना। कहता हुआ संजय उसकी बाह पकड़कर घसीटता हुआ ले गया। कमरे में 8 से 10 लड़कियां बैठी थी। संजय ने वहीं ले जाकर शलभ की बाह छोड़ी और बोला, रानो देखो शलभ क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने ऐसी एहसान फरामोश लड़की जीवन में कभी नहीं देखी जो शुक्रिया अदा करने भी ना आए। जिसने जीवन दान दिया उसको धन्यवाद बोलकर तुमने सूरत तक भी नहीं दिखलाई। नहीं नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। हाँ, याद जरूर किया था। शलभ बैठते हुए बोला। तब तक वहां घर के कुछ और लड़के लड़कियां इकट्ठे हो आए थे। शलभ ने देखा कि उसे देखते ही रानो का चेहरा सुर्ख हो उठा। रात में तो वो ठीक से देख नहीं पाया था, अब दिन के उजाले में जैसे उसकी नजर उस पर नहीं ठहर रही थी। घने काले खुले केशों के बीच जैसे पूर्णिमा का आसन्न चांद आकाश पर उतर रहा हो। ये लड़की क्या सिर्फ किसी विदुर के लायक ही है? कैसी विडंबना है ये। रानो जी अब कैसी हैं आप? उंगलियां तो नहीं जली? रात में तो मैं ठीक से देख नहीं पाया था। अब तो रानो का चेहरा और भी दम उठा। झुके चेहरे से ही नहीं कहकर चेहरा और भी नीचे झुका लिया और कहिए बन्नी रानो, आपके क्या हाल है? संजय बोला, बस जीजा जी कृपा है हम सालियों पर आपकी। रानो को आपके लपटों से बचाकर पुरस्कार देने योग्य काम कर दिया है आप लोगों ने। उमा भी संजय की तरह विनोदी स्वभाव की थी, सो बोल पड़ी, अरे भाई दिलाइए ना पुरस्कार, क्या दे रही हैं? जो आप चाहे, कहती हुई उमा रानो की ओर देखकर मुस्कुरा दी। रानो की उठी हुई पलकें फिर झुक गई। एक बारगी को सलभ का कंठ कुछ कहते कहते अटक गया, फिर हिम्मत करके ही बोल पड़ा, तो फिर मेरी फरमाइश पूरी करा दीजिए। समझ लूंगा, पुरस्कार पा लिया, एक गजल सुनवा दीजिए। रानो अभी भी छुई मुई सी चुपचाप बैठी थी। अच्छा तो रानो जी, अपनी जान बचाने वाले को पुरस्कार दीजिए। दीदी जिसे गाना या गजल सुनने का शौक होता है वो खुद भी अच्छा गायक होता है। पहले शलभ जी कुछ सुनाएंगे फिर मैं, ये हुई ना बात? तो शलभ जी पहले हमारी फरमाइश पूरी करिए। उमा चहकी, अब एक नहीं सुनी जाएगी छोटी जीजा जी, बस शुरू हो जाइए चुपचाप। देख रहे हैं ना साले सालियों का जमघट। शलभ को बहुत के आगे झुकना पड़ा था। उसने फिल्मी गीत गाया, सुनते ही चारों ओर तालियां बजी। अब बारी थी रानो की। उसने गजल गाई तो जैसे समा बंध गया, फिर तो जैसे होड़ लग गई। बारी बारी से सबने कुछ न कुछ सुनाया। शलभ और रानो ने तो जैसे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब तो खाने के समय को छोड़कर दिन भर महफिल जमी रहती। बारात आने तक बराबर दिन रात जैसे गीतों के खजाने खुल गए। अकेले में जब भी कभी रानो दिख जाती तो शलभ उसकी तारीफ किए बिना ना रहता। हर क्षण हास परिहास तथा मस्ती भरा बीत रहा था। कब उसकी शादी हो गई और 8 दिन बीत गए वो जान ही ना सका। उमा के विदा होने के बाद घर उदास अवश्य हो गया, पर शादी सकुशल संपन्न हो गई थी, इससे सब संतुष्ट थे। उस दिन दोपहर के खाने के बाद शलभ उसी कमरे में लेटा था जहां उमा रहती थी। संजय भी थका हारा पड़ा था और भी नन्हे मुन्ने बच्चे फर्श पर खर्राटे ले रहे थे। तभी रानो किसी काम से आई और उसे बैठा देखकर छेप कर लौटने लगी तो शलभ ने पुकार कर रोक लिया, आओ रानो बैठो ना थोड़ी देर, अब मैं गजल की फरमाइश नहीं करूंगा। वो माहौल तो उमा के विदा होते ही चला गया। अब मैं भी कल जाने की सोच रहा हूँ, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, बैठो ना। ये कहते हुए उसने हाथ पकड़कर रानो को पास में बिठा लिया। फिर कुछ क्षण हाथ वैसे पकड़े रहकर बोला, आप तो रहेंगी अभी? रानो का चेहरा सुर्ख हो उठा, मुट्ठी पसीने से तर हो गई। परसों जाएंगे हम, वो किसी तरह बोली। अरे इतनी जल्दी? हाँ, वहाँ घर सुना है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप इस साल भी ये जरूर कर डाले। ये अब संभव नहीं है, किताबें, फीस, समय कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। रानो का स्वर भर्रा सा गया। किताबों और फीस की चिंता मत करो, मैं जाते ही रुपए भेज दूंगा, पर समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा।
अब रानू की हथेली और भी ज्यादा तर हो गई। यही हाल शलभ का भी था। हमीरपुर के पास एक गांव के स्कूल में अध्यापक है जीजा जी। कौन परीक्षा दिलाने शहर ले जाएगा। तमाम समस्याएं हैं घर में, इतना काम रहता है कि थक कर चूर हो जाती हूँ। पता नहीं पढ़ पाऊंगी या नहीं। वो सब हो जाएगा, मैंने संजय से बात कर ली है। वो आकर फॉर्म भरवा देगा और फीस भी मैं उसी से भरवा दूंगा। मैं सोचता हूँ कि आप सेंटर हमारे यहाँ भरे, इलाहाबाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहाँ आपकी बहन यानी मेरी भाभी और माँ है। रानू ने सिर झुका लिया, जैसे एहसान के बोझ से दबी जा रही हो। संजय जो वहीं लेटा हुआ था उनकी ओर करवट लेकर बोला, अब सोचो मत रानो, जैसा शलभ कहते हैं मान लो। किताबें अभी आ जाएंगी, मैं अपनी ओर से तुम्हारी दीदी से बात कर लूंगा। मैं ही फॉर्म भरवा आऊंगा और अपनी परीक्षा के बाद तुम्हें ले भी जाऊंगा। रानो चुप बैठी रही। संजय और शलभ उसका चेहरा देखते जा रहे थे। अरे क्या होठ सिल गए हैं। संजय ने उसका हाथ पकड़कर झटका तो वो खुद को ना रोक सकी। बहुत रोकने पर भी उसकी आंखें बरस पड़ी। यह देखकर दोनों अचकचा गए। अरे क्या बात हुई, क्या मेरी मदद स्वीकार नहीं है। शलभ चिंतित स्वर में बोला, अरे भाई तुम्हारे यहाँ सुविधा नहीं है तो। शलभ ने सोचा कि बीए की उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं और शेष कुछ लेना इनके लिए मुश्किल थोड़ी ही है। किताबें किसी भी विद्यार्थी से लेकर भेज देंगे जो बीए कर चुका है। नहीं संजय, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। ये आंसू तो इसलिए आ गए कि मेरा ये सपना पूरा होने जा रहा है कि मैं आगे पढ़ सकूं। मैं तो सोचती थी कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे पगली, हम तो वैसे ही डर गए, पर शलभ जी के इतने एहसानों का बोझ क्या मैं कभी चुका पाऊंगी। ये एहसान कैसा, ये तो कर्तव्य है। यही समझकर अपने मन से सारी हीन भावना निकाल दीजिए और जीवन पथ पर बढ़ चलिए। शलभ ने जैसे सांत्वना से रानो का मन भर दिया। उसके चेहरे पर चमक आ गई। इलाहाबाद पहुंचकर शलभ ने किताबें भेज दी। संजय उन्हें लेकर दे आया और समय पर फॉर्म भरवाकर फीस भी जमा कर दी। शलभ चिंतित था कि समय पर रानो परीक्षा देने उसके घर आकर जरूर ठहरेगी। इसकी चर्चा उसने भाभी से भी कर दी थी, पर यह नहीं बता सका था कि ये सब उसी के प्रयास से हो रहा था। संजय के पत्र का जिक्र किया था कि उसने ऐसा लिखा है, समय गुजरता गया, परीक्षाएं शुरू होकर समाप्त भी हो गई। ना संजय का कोई पत्र आया, ना रानो ही आई। गुस्से से शलभ का कलेजा जल उठा। सोचने लगा, बहुत ही लापरवाह है ये लोग। हद कर दी, किसी के रुपए क्या फालतू हैं। क्या जाने रानो के बहन बहनोई ने न आने दिया हो। शलभ ने कई पत्र संजय के पते से डाले, पर सब गोल। उसका मन रात दिन गुस्से से उबलता रहा। गर्मी की छुट्टियां फिर आ गई थी। भाभी बच्चों को लेकर पीहर जाने वाली थी। संजय लेने आ रहा था। पत्र आया था उसके पिता का। शलभ सोच बैठा था कि हजरत को आड़े हाथ लूंगा, कम से कम पत्रों के उत्तर तो दे देता कि रानो इस कारण परीक्षा में बैठने नहीं आ रही है। निश्चित समय पर संजय आधम का एकांत पाते ही शलभ ने सबसे पहले अपनी भड़ास निकाली। मैं तुम्हें एक जिम्मेदार लड़का समझता था, पर तुमने तो हद ही कर दी। एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम रानो को लेकर आए क्यों नहीं। मैं क्या जानता था कि आप रानो की प्रतीक्षा में पल के बिछाए बैठे हैं। नहीं तो परीक्षा देती या ना देती उसे ले ही आता। संजय हंसकर बोला, ये क्या बकवास है। जब एक काम का बोझ उठाने का वचन दिया तो उसे पूरा क्यों नहीं किया, पहले ये बताओ। अरे छोटे जीजा जी, वहाँ की हालत भी तो सुन लो पहले। पहली बात तो ये है कि मैंने एक पत्र डाला था, बिल्कुल गलत। मुझे कोई पत्र नहीं मिला। शलभ चिढ़कर बोला, मैं अपनी परीक्षा देने जाने से पहले हमीरपुर गया था। वहीं से रानो के कहने पर उसी के सामने लिखकर पत्र डाला था। ना मिले तो क्या करूं भाई, मुझे तो आज तक कोई पत्र नहीं मिला। तभी तो खींच रहा हूँ, अब कारण बको। क्यों नहीं आई वो। कोई 5 महीने पहले रानो की जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया। जांघ की हड्डी टूट गई थी उनकी। 2 माह अस्पताल में पड़े रहे। शहर का खर्च नहीं उठा सके तो वैसे ही हालत में गांव लौट आए। पैसा मिला तो दवा इलाज चालू, नहीं तो इलाज बंद।
आपकी दी हुई किताबें तक बिक गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में कैसी पढ़ाई कैसी परीक्षा, थोड़ी बहुत मदद मैं कर आया था। घर का मालिक जब मरणसन्न हो तब और क्या सोचा जा सकता है। यह सुनकर तो शलभ का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसे अपार वेदना होने लगी। बस एक ही पत्र डालकर तुमने छुट्टी पा ली, दूसरा पत्र डाल देते तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। जब एक ही पत्र का उत्तर नहीं आया तब मैं दूसरा कैसे डालता। क्या जानता था कि आपको पत्र नहीं मिला। मैं तो सोचता था कि आप जानबूझकर उत्तर डकार गए। बेवकूफ हो तुम। अरे कम से कम अपनी दीदी को ही कुछ लिख दिया होता, उन्हीं से पता चल जाता। शलभ बोला, मैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटा रहा, फिर परीक्षाएं होते ही घूमने निकल गया उमा दीदी के पास। उन्हें लेकर 8 दिन हुए तब लौटा, फिर यहाँ दीदी को लेने आ गया। खत लिखने की मेरी आदत ही नहीं, संजय ने बताया। जब रानू के जीजा जी की टांग टूटी तुम दोबारा गए थे। नहीं, बाबूजी गए थे, वही रुपए पैसे दे आए थे। शलभ कुछ क्षण चुपचाप बैठा रहा। संजय देख रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा है। आजकल वे लोग कहाँ हैं? शलभ ने पूछा। उसी गांव में। मैं भी देखने जाना चाहता हूँ। अभी तो तुम 8 से 10 दिन रुक कर जाओगे भाभी को लेकर? हाँ, 7-8 दिन इलाहाबाद घूमने का इरादा है। नहीं, तुम्हें लखनऊ घूमने के बहाने हमीरपुर चलना होगा। बोलो, मानोगे मेरी बात? हाँ मानूंगा, पर लखनऊ जाने का बहाना क्यों? सीधे चलिए ना, तुम हो बड़े बुद्धू। सब पूछेंगे नहीं कि क्यों जा रहे हो। मिस्टर, यही तो मैं नहीं चाहता। सच तो यह है कि मैं किसी को ये राज पता नहीं होने देना चाहता कि मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। पर क्यों? वही तो पूछ रहा हूँ। संजय ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा तो क्षण भर को शलभ का चेहरा चमक उठा। वो बोला, अब तुम उड़ना सीख गए हो। जो कारण है वो तुम जान तो गए ही हो, और अगर नहीं जाने तो कुछ दिनों बाद जान जाओगे। पहले ये बताओ, मेरा साथ दोगे या नहीं? जरूर दूंगा, पर इस राज को छिपाने के लिए मुझे कमीशन देना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, बताओ कितना कमीशन दूं? मुझे लखनऊ की सैर करा देना। बस हम हमीरपुर से लौटते हुए सीधे लखनऊ ही चलेंगे। तब आएंगे यहाँ, तब मैं एकदम तैयार हूँ। दूसरे दिन वे अपनी योजना के ही अनुसार रवाना हो गए। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।